Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of atom from 11th class. And today our topic is the shapes of atomic orbitals. Atomic orbitals का दूसरा नाम और क्या है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स भी हम इनको बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं? उस रीजन को इंडिकेट करते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैसी होती है? मैक्सिमम। मीन्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नाम क्या दे सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियर अबाउट 90 to 95%। तो फर्स्टली स्टूडेंट हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल को, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट जब हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को निकालते हैं तो फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड द वेरिएशन ऑफ द साई विद रिस्पेक्ट टू आर। जो यहाँ पर आर है वो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जब हम वेरिएशन देखते हैं साई की विद रिस्पेक्ट टू आर तो उसको नाम दिया जाता है रेडियल वेव फंक्शन या फिर रेडियल डिपेंडेंस। अब स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट रेडियल डिपेंडेंस या रेडियल वेव फंक्शन किसके लिए लेकर चले? 1s के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा किस किस के बीच में? साई वेव फंक्शन और आर हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आएगा कुछ ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि साई डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द आर वैल्यू। सेकेंडली अगर हम वेरिएशन देखते हैं किसकी? साई की विद रिस्पेक्ट टू आर फॉर द 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि फॉर द 2s साई डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द आर एंड इट बिकम्स 0 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और जहां पर साई वेव फंक्शन या रेडियल वेव फंक्शन हमारे पास 0 हुआ है दैट रीजन इज नोन एज द नोड। और नोड हमें क्या इंडिकेट करती है? वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट बिकम्स नेगेटिव, मीन्स जो साई है वो पहले पॉजिटिव फिर 0 और फिर कैसा हो गया? नेगेटिव। एक और स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ हमें किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? साइन ऑफ द वेव फंक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंडिकेट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किसके लिए? 2p ऑर्बिटल के लिए, तो 2p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह से। अब 2p ऑर्बिटल में हमारे पास क्या है कि जो साई है इंक्रीजेज विद आर और उसके बाद वो एक मैक्सिमम वैल्यू पर रिच करता है एंड देन इट अगेन गोज ऑन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द आर। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं को जो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ्स प्लॉट किए इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो फिजिकली इनका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साई है इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ ये ग्राफ हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द रेडियल वेव फंक्शन मीन्स साई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द आर। और ये हमें प्रेजेंस ऑफ नोड के बारे में भी बताते हैं कि कहाँ पर हमारे पास जो साई है उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर साई की वैल्यू क्या होती है? चेंज, क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव। और ये फर्दर हायर स्टडी में आपको समझ आएगा कि दे हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग, कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो स्टूडेंट जैसा भी मैंने कहा कि इन ग्राफ्स की इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर साई की जगह क्या करना पड़ेगा? साई स्क्वेयर। और साई स्क्वेयर हमें क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में? साई स्क्वेयर और आर के बीच में, तो ग्राफ वैसे ही आएंगे जैसे अभी हमने किए थे रेडियल वेव फंक्शन के केस में। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा कि वहाँ पर सारी जो वैल्यू होगी बिकम्स पॉजिटिव थ्रू आउट। रीज़न क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया? साई का स्क्वेयर। तो अगर मैं यहाँ पर 1s के लिए ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पर ये साई स्क्वेयर, यहाँ पर आर, और हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो इस तरह से वेरिएशन। ठीक है। सेकंड अगर हम लेकर चलते हैं किसके लिए? 2s के लिए,
तो 2s में अब क्या होगा, हमारे पास इस तरह से ग्राफ ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अब साई स्क्वायर होने की वजह से नीचे नेगेटिव में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए आएगा, 2p के लिए। तो 2p में भी हमारे पास पॉजिटिव ग्राफ जो है वो इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 4 पाई आर स्क्वेयर साई स्क्वेयर से। अब स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ एक इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन के अंदर, मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन जो है उसका वॉल्यूम हमने कितना कंसीडर किया, dv। तो अगर वहाँ पर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तो वो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, हमारे पास साई स्क्वेयर, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, dv से। अब हमारे पास प्रॉब्लम रह जाती है कि हम इस dv को कैसे निकालेंगे। dv वॉल्यूम है स्मॉल रीजन का। अब हम क्या मानते हैं, जो एटम होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकाले वो किस में निकालेंगे, एक स्फेरिकल शेल के अंदर। और स्फेरिकल शेल के अंदर निकालेंगे तो वहाँ से हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, dv को। अब जो हमारे पास dv आता है उस स्मॉल रीजन के लिए, उसकी वैल्यू हमारे पास नियरली आती है 4 पाई आर स्क्वेयर dr। मैंने ये यहाँ पर पुट कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो तो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जो हमने ये वॉल्यूम कंसीडर किया स्फीयर का, वो कैसे कंसीडर किया, ये हमारे पास सेंटर न्यूक्लियस, और इस तरह से हमने ली ये स्फेरिकल शेल। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास न्यूक्लियस से शेल का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से। और ये हमने लिया वो स्मॉल रीजन जिसकी रेडियस हम क्या लेकर चले, dr। अब टोटल अगर मैं डिस्टेंस लेकर चलूँ कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लास्ट तक का, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू r प्लस dr। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ वॉल्यूम v ऑफ शेल, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r प्लस dr, माइनस करूँ उसमें से मैं किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r। क्योंकि मेरे को तो इस स्मॉल रीजन का वॉल्यूम चाहिए, ये वाला वॉल्यूम मेरे को नहीं चाहिए। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ शेल इस तरीके से निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r प्लस dr क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो r प्लस dr का क्यूब माइनस हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इस क्यूब को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वेयर dr प्लस 3r dr का स्क्वेयर माइनस 4/3 पाई r क्यूब। अब स्टूडेंट जो हमारे पास dr है वो एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इस थिकनेस को थोड़ा सा मोटा लिया है, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस। तो अगर हम dr की पावर्स करें, मीन्स dr स्क्वेयर करें या फिर dr क्यूब करें, तो हम इनको क्या करेंगे, दे मे बी नेग्लेक्टेड। तो अगर हम इनको नेग्लेक्ट करेंगे तो dr क्यूब नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और 3r dr स्क्वेयर ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। और जैसे ही हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ से तो हमारे पास बचेगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस 3r स्क्वेयर dr माइनस 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से ब्रैकेट को खोलें अगर हम, तो हमारे पास आया 4/3 पाई r क्यूब प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा 4 पाई r स्क्वेयर dr माइनस 4/3 पाई r क्यूब। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो गई, वैल्यूज कैंसिल।
तो ओवरऑल यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ शेल है जिसको हमने dv से डिनोट किया वो किसके इक्वल बच जाएगा, 4 पाई r स्क्वेयर dr। इसीलिए मैंने इनिशियली आपको क्या कहा कि जो प्रोबेबिलिटी है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन ऑफ द स्फेरिकल शेल वो किसके इक्वल है, साई स्क्वेयर dv। और dv की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, साई स्क्वेयर 4 पाई r स्क्वेयर dr। और जो ये हमारे पास आई ये क्या आई हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी। मीन्स दिस गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r। और इसीलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी। और अगर हम प्लॉट करें किसको, इस प्रोबेबिलिटी को एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस मीन्स r के विद रिस्पेक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो किस चीज़ के लिए है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए। और नेक्स्ट अब हम किसको लेकर चलेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ 1s ऑर्बिटल के लिए, या हम ये भी बोल सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द 1s या RDF ग्राफ फॉर द 1s ऑर्बिटल, तो इस तरह से हम यहाँ दो एक्सिस लेकर चलेंगे। तो इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, साई स्क्वेयर एंड v ऑफ शेल। v ऑफ शेल का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द शेल। और इस एक्सिस पर हमने किसको लिया, r को, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और अगर मैं इसको और भी ज़्यादा आगे की तरफ लेके जाऊँ तो इस तरह से टच करेगा। अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में स्टडी करें तो हम क्या करेंगे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टूडेंट अगर हम ग्राफ के अंदर इस एक्सिस पर तो लेकर चले प्रोबेबिलिटी और इस एक्सिस पर लेकर चले वही डिस्टेंस r, तो प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, 4 पाई r स्क्वेयर साई स्क्वेयर dr लगा सकते हैं अगर हम स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं, एक स्फेरिकल शेल को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको लेकर चलूँ 1s के लिए तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से आएगी। और यहाँ मैंने इसको टच किया एक्सिस पर 0 पर, इसका मतलब क्या है, द ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल शोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 एट द न्यूक्लियस। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकम्स मैक्सिमम। इस पॉइंट पर वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इट बिकम्स मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेज। और जो पीक ऑफ द कर्व है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। और उसको हम इस पीक पॉइंट को और भी नाम क्या दे सकते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब जो ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है, इसको जब मेजर किया गया तो ये कितनी आई, नियर अबाउट 52.9 पिकोमीटर। एंगलस्टोन में मेजर करें तो नियर अबाउट दिस वैल्यू। और इसको जब मेजर करके मैच किया गया तो ये किससे सिमिलर मिली, टू द बोहर्स रेडियस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। बोहर्स ने अपनी रेडियस दी थी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट और उसकी वैल्यू भी क्या थी, ये थी, मीन्स 52.9 पिकोमीटर। इसका मतलब दिस वन इज द न्यूक्लियस और इतने डिस्टेंस पर मीन्स 52.9 पिकोमीटर डिस्टेंस पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुई स्टूडेंट 1s ऑर्बिटल के लिए। अगर हम ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करके देखें किसके लिए, फॉर द 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल में इस एक्सिस पर हमने लिया 4 पाई r स्क्वेयर साई स्क्वेयर प्रोबेबिलिटी और इधर हमने डिस्टेंस को लिया r। और हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो नियरली इस तरह से। अब इस ग्राफ में स्टूडेंट हमारे पास दो मैक्सिमा हैं, 1 एंड दिस इज 2।
जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, और ये एक मिनिमा वाली रीजन भी है। मीन्स दिस पॉइंट इंडिकेट द नोड जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसी है, 0। नोड को पहले ही बताया है मैंने आपको स्टूडेंट को, वो रीजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, 0। अगर अब हम ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए, 2p ऑर्बिटल के लिए, तो 2p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कर्व लाइक दिस इज फॉर 2s एंड दिस वन फॉर द 2p। इस एक्सिस पर 4 पाई r स्क्वेयर साई स्क्वेयर प्रोबेबिलिटी, एंड दिस एक्सिस हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमने डिस्कस किया रेडियल वेव फंक्शन। उसके बेसिस पर हमने बताया कि उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने सिंपल किसको लिया, साई को, जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सेकंड हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ को, जिसमें हमारे पास क्या था, साई स्क्वेयर। साई स्क्वेयर हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसी को यूज़ करते हुए फिर हमने क्या निकाला, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज 4 पाई r स्क्वेयर साई स्क्वेयर, जो हमें किसके बारे में बताता है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल रीजन। और तीनों के बेसिस हमने क्या ड्रॉ किए, ग्राफ्स। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि कैसे कैसे साई वेरी करेगा आर के साथ, साई स्क्वेयर की वेरिएशन देखी हमने आर के साथ, और लास्ट ग्राफ में हमने क्या देखा, 4 पाई r स्क्वेयर साई स्क्वेयर, मीन्स प्रोबेबिलिटी की वेरिएशन देखी हमने किसके विद रिस्पेक्ट, r के विद रिस्पेक्ट। अब इन सब के बेसिस पर हम किसको डिस्कस करेंगे, शेप्स ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल। फर्स्ट अगर मैं बात करती हूँ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, जिसमें हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में और स्पिन क्वांटम नंबर इनके बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, यूनिफॉर्म बताते हैं या फिर सेम बताते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट जो ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है 1s ऑर्बिटल के लिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो डेंसिटी ऑफ चार्ज क्लाउड इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, और वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसके बेसिस पर, और दूसरा इस फैक्ट के बेसिस पर कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो हम एस ऑर्बिटल को इस तरह से शो कर सकते हैं, सेंटर, और जो ये डॉटेड एरिया में यहाँ पर दिखा रही हूँ वो किस चीज़ को शो करता है, दैट इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो दिस वन इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोड नहीं थी, मीन्स वहाँ पर ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसी हो, 0। अगर मैं 2s की बात करती हूँ तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कुछ इस तरह से आपको शो की थी, ऐसे और फिर इस तरह से। ये पॉइंट आपको नोड को इंडिकेट करता है, मीन्स जब हम 2s ऑर्बिटल की शेप को देखते हैं तो वहाँ पर एक रीजन आएगी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली कैसी होगी, 0, एंड दैट इज कॉल्ड द नोडल सरफेस और द नोडल रीजन। अब उसको हम किस तरह से शो करेंगे, अब 1s तो ऐसे, 2s ऑर्बिटल के केस में दिस वन, एंड आफ्टर दैट आप इस तरह से उसको शो करोगे। तो बीच में यहाँ पर आपको एक रीजन नजर आ रही है जो स्फेरिकल रीजन है, और जहाँ पर मैंने डॉट्स को इंडिकेट नहीं किया, ये रीजन हमारे पास क्या कहलाती है, नोड, या फिर इसको हम नाम क्या देते हैं, नोडल सरफेस। और एस ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n-1, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू n-1। n यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को, मीन्स 1 2 3 जो भी आपके पास है। अगर मैं 3s ऑर्बिटल लेकर चलूँ तो 3s में n की वैल्यू 3 - 1 इक्वल टू 2, मीन्स वहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 2। और अगर मैं उसकी शेप आपके सामने ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास उसका फर्स्ट
फिर आपके पास ये एक नोडल रीजन हम शो करेंगे यहाँ बीच में, जहाँ पर हम डॉट्स को इंडिकेट नहीं कर रहे। अगेन रीजन आएगी आपके पास दिस वन। ऐसे ही आप 4s 5s किसी भी s ऑर्बिटल की शेप को ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट। एक और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपके पास ये फर्स्ट एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, ये सेकंड और ये थर्ड, मींस यहाँ पर 3s है तो n की वैल्यू 3। ये फर्स्ट एनर्जी शेल को और ये सेकंड को, 1s में एक ही है तो ये फर्स्ट को इंडिकेट करता है। तो अगर हम 4s को करेंगे तो वाइट गैप छोड़कर बीच में, और हम फोर्थ शेल, फिर हमारे पास फिफ्थ, इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ n। अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू 1 है, साइज इतना। 2s में n की वैल्यू 2 तो साइज बढ़ गया। 3s में साइज फर्दर इंक्रीज। तो अगर हम साइज ऑफ s ऑर्बिटल की बात करें तो 4s ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s, और इसी तरह से हम इस ऑर्डर को रखेंगे। तो अगर शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल आती है तो सबसे पहले आपने लिखना है कि s ऑर्बिटल कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडली आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसी होती है, सेम इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंडली अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट p ऑर्बिटल में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m, उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, -1, 0, +1। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यूज देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द p ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन along the 3 axes, these are divided into px, py and pz। तो जो ये 3 डिफरेंट आपके पास ओरिएंटेशन है along the 3 axes, उसकी वजह से जो p ऑर्बिटल हैं वो कितने हुए, 3। अब जो ये 3 एक्सेस हैं आपके पास वो कौन सी हैं, these are the 3 axes, ये x, ये y और ये z। अगर हमारे पास p ऑर्बिटल ओरिएंट होंगे किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो वो px। आपको शेप मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो शेप होती है ऑर्बिटल्स की वो कैसी होती है, डम्बल्ड शेप। लास्ट वीडियो में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डम्बल्ड शेप को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, इस तरह से। उसी वीडियो में आपको बताया था कि सेंटर वाली वो रीजन होती है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, 0। तो ये हमने इसको ओरिएंट किया x के अलोंग। अगर हम उसकी ओरिएंटेशन करेंगे किसके अलोंग, y के अलोंग, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, py। अगर ओरिएंटेशन है हमारी किसके अलोंग, अलोंग द z एक्सिस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, pz। अगर हम 2p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो दिस वन इज 2px, 2py एंड दिस वन इज 2pz, जिनकी शेप हमारे पास कैसी है, डम्बल शेप। अब स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक रीजन है जहाँ से इन दोनों लॉब्स को हम सेपरेट करते हैं बाय अ प्लेन, और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसी है, 0। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। मींस अगर मैं इसको अपने हाथ को एक प्लेन कंसीडर करूँ और वो यहाँ से ऐसे पास करूँ, तो वहाँ पर वो किससे पास होगा, इसके सेंटर से, इस रीजन से, इस पॉइंट से। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और वो क्या कंसीडर करेगा, नोडल प्लेन। और नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स अगर हमें निकालने हों तो वो कैसे निकलेंगे, n-2 करके। जैसे 2p है हमारे पास, तो 2p में n की वैल्यू कितनी है, 2 - 2 = 0। मीन्स यहाँ पर नोडल प्लेन आपके पास कैसा कंसीडर करेंगे, 0।
3p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो 3p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने आएंगे हमारे पास, 3 - 2 = 1। ऐसे ही 4p में हमारे पास 2 आ जाएंगे एंड सो ऑन। एक और बात स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इन दोनों लॉब्स के अंदर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दोनों में कैसी होती है, इक्वल। लेकिन कई बार हम कैसे इंडिकेट करते हैं, एक में नेगेटिव साइन और एक में पॉजिटिव, मीन्स जो दो अपोजिट लोब्स होते हैं उनमें अपोजिट साइन होते हैं इन केस ऑफ द p ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों लॉब्स के अंदर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल के केस में m की 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, -2, -1, 0, +1, +2। On the basis of these 5 values, there are 5 possible orientation for the d orbital। और जब d ऑर्बिटल की शेप की बात की जाती है तो ये कैसा होता है, डबल डम्बल्ड शेप। और उसमें भी आपके पास जो 5 ओरिएंटेशन हैं उसके बेसिस पर आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dxz, dyz, dx² - y² एंड लास्ट वन इज dz²। अब आपके पास इनकी ओरिएंटेशंस पर ही डिपेंड है, x एक्सिस और ये y। अब इनके आपने क्या करने हैं, डबल डम्बल्ड शेप। क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री दिखाई है, लेकिन आपको क्लियर रखना है कि देयर आर नो एनी शार्प बाउंड्रीज फॉर एनी ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए शार्प बाउंड्रीज है, लेकिन एक्चुअल में आप इसको डॉटेड शो करोगे। नेक्स्ट अगर हम लेकर चलते हैं xz, तो यहाँ पर x, ये z। अब यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास dyz। अगला हमारे पास फोर्थ है dx² - y²। तो x और y एक्सिस ले ली हमने और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। dxy और dx² - y² में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर एग्जैक्टली रोटेशन हो गई है 45 डिग्री के अराउंड अलोंग द z एक्सिस। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, dz²। इसमें इस तरह की यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको इंडिकेट करती है, इसकी नोडल रीजन को, मीन्स जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसा है, 0। तो दिस वन इज dxy, dxz, dyz, dz² एंड दिस वन इज dx² - y²। एक और बात स्टूडेंट, जो p ऑर्बिटल थे उसमें दोनों जो लोब्स थे अपोजिट, उनमें अपोजिट साइन थे, लेकिन d ऑर्बिटल में जो अपोजिट लोब्स होंगे उनमें सेम साइन होंगे इस तरह से, जैसे इन दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव नेगेटिव। d ऑर्बिटल के अंदर जो नोडल प्लेन्स की काउंटिंग होगी वो नियरली 2 आएगी। कैसे आएगी, अगर हम एक लॉब के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं तो इनके बीच में से एक नोडल प्लेन, दूसरा अगर हमने इस तरह से कंसीडर किया तो यहाँ से एक नोडल प्लेन। तो जनरली d ऑर्बिटल में जो हमारे पास नोडल प्लेन्स आएंगी, या हम इनको एंगुलर नोड्स भी बोलते हैं, उनका काउंट कितना आ जाएगा, 2। स्टूडेंट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑर्बिटल में इन जनरल, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकलता है n-1 से। अगर आपको एंगुलर नोड निकालनी है तो वो इक्वल होती हैं l के, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर के, या फिर नोडल प्लेन्स अगर आपको निकालने हैं। थर्ड, अगर आपको रेडियल नोड्स निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला है n - l - 1। तो ये कॉम्पिटेटिवली आपको तीनों ध्यान